नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में डटे होंगे। सीटेट दिसंबर 2024 के लिए हमारा पूरा प्रयास है कि आप जो है कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट यहां से लें और विश्वसनीय कंटेंट लें। हम पीवाईक्यू की सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज में हमारे ज़्यादातर प्रश्न जो है ऑथेंटिक प्रश्न होते हैं, उनमें किसी तरह की कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं मिलेगा आपको। अन्य चैनलों से हम इस बात में भी अलग है कि हम कम समय में अधिक कंटेंट दे रहे हैं। इसलिए आज की हमारी वीडियो है हिंदी भाषा की, जिसमें हम कवर करेंगे हिंदी पेडागोजी, संपूर्ण हिंदी पेडागोजी को कवर करेंगे। और आपके लिए 30 क्वेश्चंस होंगे। एक मॉक टेस्ट का काम भी करेंगे। पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2 दे रहे हो, लैंग्वेज 1 में हिंदी ली हो या लैंग्वेज 2 के रूप में हिंदी ली हो, दोनों में समान रूप से लाभकारी है। इसमें हमने जो टॉपिक कवर किए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे भाषा कौशल, भाषा प्रयोग, आकलन, मातृभाषा, व्याकरण शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। इन टॉपिक्स से कम 5 अंक आपके पक्के हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। इसके अलावा हमने इसमें सीटेट जुलाई से लेकर 2024 से लेकर 2011 तक के जो पीवाईक्यू हैं उनको समाहित किया हुआ है। पूरी वीडियो को अंत तक देखें और हमें किसी भी तरह के सुझाव के लिए, किसी भी तरह की समस्या के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? देखो, भाषा सीखना और भाषा अर्जित करना, 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं। अब सिंपल सी बात है, भाषा अर्जित करने का मतलब ये है कि आपने जन्म लिया और जन्म के आसपास जो भी परिवेश आपको मिला, उस परिवेश में आप लोगों की बातों को सुनकर जो मातृभाषा या सहजात भाषा का आप अर्जन करते हैं, वो होता है भाषा अर्जित करना, यानी भाषा को ग्रहण करना। दूसरी चीज़ है कि अब आप मान लीजिए विद्यालय प्रवेश में पहुंचे तो वहाँ पे कोई दूसरी लैंग्वेज थी जो मातृभाषा से भिन्न थी, तो वहाँ पे आपको भाषा को सीखना पड़ेगा और बाकायदा औपचारिक रूप से सीखना पड़ेगा। कह सकते हैं कि भाषा अर्जन क्या है, एक अनौपचारिक प्रक्रिया है, और भाषा सीखना जो है वो एक तरह से, या भाषा अधिगम या भाषा सीखना एक औपचारिक प्रक्रिया है। भाषा सीखना यानी भाषा अधिगम कहते हैं, और अधिगम का अर्थ आपको पता ही है। अधि मीन्स जो होता है उसका मतलब होता है भली प्रकार से, और गम मीन्स होता है जानना, यानी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक ढंग से आप किसी चीज़ को जानते हैं तो भाषा अधिगम कहते हैं। और अगर आपको जन्म से स्वाभाविक रूप से, अनौपचारिक रूप से, सहज रूप से कोई चीज़ मिल रही है तो उसको अर्जन कहते हैं। तो भाषा अर्जित करना, इन दोनों में किस चीज़ का मेन डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे? परिवेश का। इसलिए सिंपल सा आंसर हो गया पहला, भाषा का परिवेश। प्रकृति, जटिलता, सौंदर्य, ये ऑप्शन आपके गलत हो गए। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। इसमें आपको ये देखना कौन से प्रश्न बेहतर होते हैं। पहला है, जिनके उत्तर जटिल व दीर्घ होते हैं। जटिल व दीर्घ होना किसी भी प्रश्न का या किसी भी आकलन का कोई महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है, तो ये आपका यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा है, उनके उत्तर तयशुदा होते हैं, मतलब पहले से ही प्री डिसाइड होते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा है, जो बच्चों को कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, यही ऑप्शन ठीक है। कल्पना, सृजनशीलता, ये सारे कैसे पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं या कीवर्ड्स हैं, इनके माध्यम से आप जो है आंसर को सही पिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। चौथा ऑप्शन पर पढ़ लेते हैं, जो बच्चों को सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ पे सिर्फ सुंदर लेखन नहीं है, हमारा मेन उद्देश्य है बच्चा सृजनशीलता को बढ़ावा मिले, सृजनात्मकता को बढ़ावा मिले, कल्पनाशीलता को उसके पर लगे। प्रश्न नंबर 3 है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और स्वउद्देश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है। इनमें से आपको सबसे ज़्यादा प्रभावी ऑप्शन ढूंढना है। पहला है, कहानी कविता की पंक्तियाँ देखकर लिखना। देखकर लिखना यानी अनुकरण करना, नकल करना एक तरह से, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। टीवी धारावाहिकों के नाम लिखना, यहाँ पे भी कोई खास बात नहीं है। तीसरा है, कक्षा के प्रिंट रिच या प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग, ये सही ऑप्शन है, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर विद्यालयों में इन चीज़ों की विशेष सुविधाएं दी गई हैं। प्रिंट रिच मटेरियल दिया गया है, जिससे कि बच्चे उस परिवेश में आकर एक तरह से ज़्यादा रोचक रूप से चीज़ों को सीख सकें, यानी सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक बनाया जा सके। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। पाठ्य पुस्तक के अभ्यास, ये भी ऑप्शन गलत है। प्रश्न नंबर 4 है, नाटक और एकांकी पढ़ने और पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? नाटक और एकांकी, यहाँ पे 2 चीज़ों की बात की गई, नाटक और एकांकी। मौन पठन, तो ये तो इससे रिलेशन नहीं है इसमें। संवाद अदायगी, डायलॉग डिलीवरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी नाटक के लिए, एकांकी के लिए, तो यही ऑप्शन हो गया आपका सही। उच्चारणगत शुद्धता, ये भी ठीक है। नाटक के शास्त्रीय तत्व, ये भी जरूरी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाता है संवाद अदायगी, डायलॉग डिलीवरी आप किस तरह से करते हैं। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें, कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते, तो हमें रटाना तो है नहीं, तो यहाँ पे ये इतनी अच्छी नहीं होगी। बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, उदाहरण से नियम, ये कौन सी प्रक्रिया है? यानी आगमन, और यही सबसे सही प्रक्रिया मानी जाती है कि पहले बच्चे को, मान लीजिए आप संज्ञा सिखा रहे हैं,
तो संज्ञा सिखाने का अगर आप पहले डेफिनेशन देंगे फिर सिखाएंगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। उसका एक तरीका, आप बोर्ड पे जाइए, कुछ संज्ञा शब्दों के नाम लिख दिए, जैसे आपने राम लिख दिया, दिल्ली लिख दिया, हिमालय लिख दिया, तो उन संज्ञा शब्दों के बारे में पहले हम क्या उदाहरण दें, उदाहरण दे के अब बच्चों से कहें कि ये जो शब्द हैं ये एक विशेष मतलब शब्द दिया गया है, विशेष नाम देते हैं इन शब्दों को, उसको कहते हैं संज्ञा। तो बच्चा अच्छे से उन चीज़ों को समझे। अगर हमने सिर्फ डेफिनेशन समझा दी तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया। तीसरा, नियमों से उदाहरण की ओर, ये भी गलत है, ये है आपका निगमन विधि। बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो ये भी नहीं। प्रश्न नंबर 6 है, दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोज कर सुनाने को कहा। मतलब जिसका सेम सेंस हो, जो आपने कविता सुनाई है उसी की तरह हो दूसरी कविता, जिसका मतलब भाव समान हो। इसका प्रमुख कारण है बच्चों का मनोरंजन करने का निर्वहन। तो ये ऑप्शन आपका इतना अच्छा नहीं है, तो ये यहाँ पे इसको हम एलिमिनेट करते हैं। दूसरा है बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना। यहाँ पे आकलन भी नहीं हो रहा है। बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना। जब बच्चा खुद ढूंढेगा और उसी तरह की कविता लेकर आएगा तो इसका मतलब वो ये समझ रहा है कि इस कविता और इस कविता का भाव समान है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। बच्चों की श्रवण प्रक्रिया का आकलन करना, ये भी इसका उद्देश्य नहीं है। प्रश्न नंबर 7 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर, यहाँ पे अपर प्राइमरी की बात हो रही है, बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? लेखक खान पान में बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? तो यहाँ पे इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताइए। बिल्कुल सही है। बढ़ते और भी ऑप्शन देख लेते हैं। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? सीधे सीधा प्रश्न है। खान पान में बदलाव से कौन कौन से फायदे हैं? ये सारे प्रश्न आप देखिए, कौन है, क्यों है, क्या है, ये सीधे सीधे प्रश्न पूछे हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन जब देखोगे तो इसमें क्या है, बच्चा जो है पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व होगा, घर में बातचीत करेगा, वहाँ बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया को जब वो समझेगा फिर वो आपको बताएगा। तो सही ऑप्शन दूसरा हो गया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? यहाँ पे किस तरह का माहौल बता रहा है? समावेशी। इस चीज़ का ध्यान रखिए। समावेशी का हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हमें क्या करना है, समानता और समायोजन क्षमता विकसित करनी है। यानी सभी बच्चों की समानता और समायोजन क्षमता जो है का विकास एक तरह से समान रूप से हो, जिसमें विशिष्टता ना रहे, सबका सामान्यीकरण हो जाए। तो इसके ऑप्शंस हम देखते हैं। पहला है, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग। सदैव नहीं, जरूरत पड़ने पे ही करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो गया। दूसरा, स्वयं की बोलने की गति को बहुत धीमा रखना। ये नेगेटिव वर्ड हो गया। बहुत धीमा रखोगे तो बच्चों को नहीं समझ में आएगा, तो ये भी गलत हो गया। सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करना। देखो मैंने पहले बताया था, जब समानता की बात हो जाएगी तो वहाँ पे समावेशी वाला ऑप्शन होगा, यानी समावेशी कक्षा से रिलेटेड ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ही सही हो गया। सभी बच्चों को सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करना, यानी जो भी भाषा संबंधी जो भी गतिविधियाँ हों उन सब में समान रूप से सबकी भागीदारी हो, समान अवसर सबको मिले। यही हमारा मेन मोटो है समावेशी शिक्षा का भाषा में। विभिन्न प्रकार के दृश्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग, ऑप्शन ठीक है, लेकिन इस प्रश्न की दृष्टि से ऑप्शन नंबर 3 ही सही है। प्रश्न नंबर 9 है, बच्चों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने के लिए आवश्यक है, इनमें से क्या आवश्यक है? उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाता है। बाकी के ऑप्शन पढ़ते हैं। उन्हें कविताएं याद हो, मुहावरे याद हो, वे किसी वक्ता के साथ रहते हैं। ये सारी कैसी सेकेंडरी चीज़ें। पहली चीज़ हमारी यही है, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। हमें अवसर अधिक से अधिक देने हैं बच्चे को। प्रश्न नंबर 10 है, भाषा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती। ये बात तो ठीक है कि हमारे लिए ये चुनौती तो हमेशा रहेगी कि अलग अलग राज्य में अलग अलग जगह पे भाषा बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। दूसरा है, बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। ये भी बात ठीक है। भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं। ये भी ठीक है बात। भाषागत विविधता एक समस्या है, हमें इसे समस्या के रूप में नहीं देखना है, हमें इसके लिए क्या करना है, एक तरह से संसाधन के रूप में देखना है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। प्रश्न नंबर 11 है, पठन क्या है? पाठ सामग्री की डिकोडिंग, अर्थ निर्माण, शब्दों का उच्चारण, शब्द इकाइयों की समझ होना। देखिए पठन का मेन उद्देश्य है, डिकोडिंग के साथ साथ आपको अर्थ भी आना चाहिए। तो मेन हमारा फंडा यही है कि हम पढ़कर उसका अर्थ निकाल सकें। तो फाइनल प्रोडक्ट है आपका अर्थ निकालना है, बाकी की सारी चीज़ें प्राइमरी हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया, अर्थ निर्माण। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को अच्छा भाषण देने का प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती? यानी नहीं वाला ऑप्शन देखना है। पहला है, शुद्ध उच्चारण का प्रदर्शन करके देखना। तो शुद्ध उच्चारण का प्रदर्शन करके दिखाना, यानी आपको दिखाना है, तो ये ऑप्शन भी ठीक हो गया। जिह्वा तथा ओंठों की सही स्थिति का अभ्यास कराना, ये भी ठीक है।
शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बोलने के अवसर प्रदान करना, अवसर शब्द आ गया तो ये भी ऑप्शन ठीक हो गया। चौथा है शिक्षार्थियों को 1 मिनट के लिए बोलने का अवसर देना ताकि आप उसकी त्रुटियों का निदान कर सकें। देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि हम बच्चे को सिर्फ 1 मिनट के लिए बोलने देंगे, उसके बाद उसकी त्रुटियों निकालेंगे, त्रुटियाँ बताएंगे, तो बच्चा कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी होगा और उसको कम समय मिल पाएगा, कम अवसर मिलेगा अपनी बात को कहने का। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो गया, क्योंकि इसमें इस्तेमाल नहीं की जा सकती, इस तरह की चीज़ पूछी थी। प्रश्न नंबर 13 है, एक जापानी विद्यार्थी अंग्रेजी, फ्रेंच और जापानी, कौन कौन सी, इंग्लिश, फ्रेंच और जापानी भाषा प्रभावपूर्ण बोल लेती, संभवतः ये क्या है? भाषा शिक्षार्थी है, एकल भाषी, बहुभाषिक है, द्विभाषिक, यानी 3 भाषाएं हैं, 2 से अधिक जब भाषाएं सीखती है तो बहुभाषिक हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, बहुभाषिक है। प्रश्न नंबर 14 है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। अवसर शब्द आ गया और स्वयं कुछ करना आ गया, तो दोनों चीज़ें आ गई, दोनों पॉजिटिव अच्छे वर्ड आ गए, तो समझ लिया ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया। बाकी के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। केवल आ गया तो ये ऑप्शन गलत हो गया, केवल पाठ से ही संबंधित हों, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, सरल भाषा वाले हों, यानी इतना सरल भी नहीं होना है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया। प्रश्न नंबर 15, उपचारात्मक अध्यापन का क्या उद्देश्य है? वर्तमान कार्य नीतियों में व्याकरण शुरू करना, इसका कोई इससे रिलेशन नहीं, ये गलत हो गया। विद्यार्थियों के ज्ञान का परीक्षण नहीं है, यहाँ पे क्या है, हमें उपचारात्मक अध्यापन करना है, मतलब ये परीक्षण के बाद वाली की कंडीशन है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। शिक्षार्थियों ने जिन व्याकरण की इकाइयों को सही तरह से नहीं सीखा उनका पुनः शिक्षण करना, यही ऑप्शन ठीक हो गया। पुनः एक योजना बनाकर जो बच्चे पिछड़े रह गए, जो बच्चे उन चीज़ों को नहीं सीख पाए, उन पर काम करना है हमें, तो उसी को बोलते हैं उपचारात्मक अध्यापन। ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। बाकी शिक्षार्थियों को व्याकरण पढ़ाना, ये भी ऑप्शन गलत है। प्रश्न नंबर 15 है, भाषा पाठ्यपुस्तक से नया अध्याय पढ़ना शुरू करने से पहले अध्यापक को किस पर ध्यान देना चाहिए? अध्याय के सारांश तो एंड में आता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। अध्याय में आए कठिन शब्द, ये भी पूरा जब पढ़ने के बाद ही होगा, ये भी गलत हो गया। अध्याय के व्याकरण के पहलू, ये भी यहाँ पे, ये सारी चीज़ें क्या है, बाद वाली हैं, यानी चैप्टर खत्म होने के बाद की है। अध्याय की थीम को उनके पहले से अर्जित अनुभव से जोड़ना, यही ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो गया। प्रश्न नंबर 17, व्याकरण कैसे पढ़ाई जानी चाहिए? संदर्भ में पृथक रूप से नियमों को रखकर, ड्रिल और अभ्यास द्वारा। देखो व्याकरण का सबसे बढ़िया तरीका है वो है संदर्भ में रखकर, व्याकरण हमेशा संदर्भ में रखें, रेफरेंस के साथ पढ़ाई जानी चाहिए। कोई चीज़ आप पढ़ा रहे हो, कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो, या किसी भी सेंटेंस आप कोई बोल रहे हो, तो उसके अंतर्गत आप बच्चों को जो है बता सकते हैं कि इसमें ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। प्रश्न नंबर 18 है, कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है? प्राकृतिक यानी नेचुरल, दूसरा है द्विभाषिक बाइलिंगुअल, श्रव्य भाषिक, इसके अलावा प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट मेथड। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, प्रत्यक्ष, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, बिना मातृभाषा को मीडिएटर बनाए हुए 2 भाषाएं सिखाई जाती हैं, यानी इसको बाईपास कर दिया जाता है, मातृभाषा को क्या कर दिया जाता है, बाईपास कर दिया जाता है, तो वो डायरेक्ट सिखाई जाती हैं वो भाषाएँ। प्रश्न नंबर 19 है, भाषा के प्रभावशाली आकलन में शामिल है सत्र के अंत में योगात्मक आकलन का प्रयोग। ये इसमें देखिए प्रभावशाली पूछा है, तो सत्र के एंड वाला है, तो ये तो नहीं हुआ प्रभावशाली। बच्चों की प्रगति के बारे में उनके अभिभावकों को बताना, तो ये भी नहीं है। बच्चों के प्रदर्शन की जांच के लिए निदानात्मक आकलन करना, ये भी नहीं है। तीसरा क्या है, आकलन के विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग। हाँ, ये ऑप्शन नंबर 4 सही है कि आकलन के सिर्फ एक तरीका ना अपनाएं कि हमने नैदानिक कर लिया परीक्षण या हमने योगात्मक आकलन कर लिया। हमें क्या करना है, उनका एक तरह से रचनात्मक आकलन भी करना है, समय समय पर हर तरीके से उनका कई आकलन के प्रकारों से उनका आकलन करना है। रचनात्मकता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं यानी क्रिएटिविटी के बारे में ये पूछ रहे हैं। आनंद मिलता है, कथात्मक कल्पनात्मकता को जागृत करती है, रटने की प्रवृत्ति पर बल देती। देखो रटने की प्रवृत्ति पर बल तो नहीं देती रचनात्मकता, यहाँ पे ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया, यही पूछा था, सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। परिचित तत्वों को नए रूप में समझाने का मौका देती है, आनंद मिलता है। ये तीनों चीज़ें आपकी किससे रिलेटेड है? रचनात्मकता से रिलेटेड है। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है? व्याकरण अनुवाद विधि ये है, तंत्रिका संबंधी चक्र ये आपका नहीं है इससे रिलेटेड, बाकी वैषम्य अंतर्विशेषण और नियम और प्रकार ये सारे किससे रिलेटेड हैं? आपके भाषा शिक्षण से। प्रश्न नंबर 22 है, भाषा अंतरण यानी भाषा का जो ट्रांसलेशन होता है उसके बारे में ये पूछ रहे हैं। कक्षाओं में भाषाओं को पृथक करने की धारणा को चुनौती देती है, ये गलत है। भाषा की क्रिया विशेषण के स्थान पर क्रिया के रूप में देखती, ये भी ऐसा कुछ इसमें नहीं है। भाषा शिक्षण के केंद्र में अनुवाद के मुद्दे को रखती, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 है। अनुवाद के द्वारा जो होता है
अंतरण होता है, भाषांतरण इसको अनुवाद ही कहते हैं एक तरह से। कक्षा में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग से भारतीय भाषाओं के प्रयोग पर ध्यान देती, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण बोध के मूल्यांकन का भाग नहीं है? श्रवण बोध यानी सुनना जो है आपका कौशल है, उस पर देखना है आपको, ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। उच्चारण दे के बर्तनी लिखने के लिए कहना, आप उच्चारण दे रहे हैं, बच्चा सुन रहा है, यहाँ पे जब वो सुनेगा तो उसका मतलब होगा उसे श्रवण बोध होगा, तभी वो उसके लिए लिखेगा। श्रुतलेख देना, ये भी यहाँ पे भी आपका एक श्रवण से ही संबंधित, सुनकर लिखना एक तरह से। कहानी सुनाना, तो ये भी बच्चा सुनेगा यहाँ पे। पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए कहना, तो यहाँ पे पढ़ने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे श्रवण बोध या श्रवण कौशल का कोई काम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इसका सही हो गया। प्रश्न नंबर 24 है, जीवा कुछ विशेष सूचना जानने के लिए कोई एक पाठ्य सामग्री पढ़ती है, इस प्रकार के पठन को क्या कहते हैं? सरसरी तौर पे पठन, बारीकी से पठन, द्रुतगामी से और तेजी से पठन। देखिए अब चूंकि उसके लिए एक मान लीजिए वो देख रही है तो उसमें विशेष सूचना ढूंढ रही है, तो क्या करेगी, उसको वो चीज़ बारीकी से ही तो ढूंढेगी तभी मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया, बारीकी से पठन। प्रश्न नंबर 25 है, मुख्यतः हम मातृभाषा कैसे अर्जित करते हैं? औपचारिक अधिगम स्थितियों में। देखो मातृभाषा अनौपचारिक रूप से सीखी जाती है, सहजात होती है, स्वाभाविक होती है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया क्योंकि इन्होंने औपचारिक बात कर दी। इसे बोलकर, इसे सुनकर, लिखकर, तो लिखना तो बच्चों को शुरू में आता नहीं, तो ये ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। आप अटकेंगे कहाँ पे, बोलकर और सुनकर। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, जब भी आप बच्चे होते हैं तो पहले आप सुनते हैं, इधर उधर की चीज़ों को सुनते हैं, फिर उस पर प्रतिक्रिया देना सीखते हैं शैशवावस्था में, तो धीरे धीरे क्या होता है आप फिर बोलना शुरू करते हैं, यानी पहले आप सुनते हैं, तो सबसे पहला काम होता है सुनना, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। और आपको पता ही है सुबोपाली, ये जो प्रक्रिया हमारी, तो उसमें सुनना है, फिर बोलना है, फिर पढ़ना है, फिर लिखना है, जिसको इंग्लिश में LSRW भी बोलते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। प्रश्न नंबर 26 है, व्याकरण सीखने का कौन सा उपागम इस सिद्धांत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा सीखना नियमों को सीखने से संबंधित। देखो यहाँ पर नियम आ गए, अब नियम से उदाहरण की ओर जो प्रक्रिया चलती है, पहले नियम सीखो फिर उदाहरण पे जाओ, वो आपकी होती है निगमन। इसमें कोई डाउट होना चाहिए, सही डाउट होना नहीं चाहिए, इसलिए निगमनात्मक वाला जो ऑप्शन है पहला ही सही है। आगमन आपको बता ही दिया मैंने, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, एक अध्यापिका लेखन सीखने के लिए समाचार पत्र की एक रिपोर्ट का उपयोग करती है, इस प्रकार की सामग्री को क्या कहा जाएगा? अकादमिक, प्राकृतिक, प्रामाणिक या बाह्य? तो ये सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 है, प्रामाणिक सामग्री। प्रश्न नंबर 28 है, कक्षा में मातृभाषा का इस्तेमाल ना करना किस विधि की चारित्रिक विशेषता है? प्रत्यक्ष, द्विभाषिकता, व्याकरण अनुवाद, कला समावेशित अधिगम। देखो द्विभाषिकता में, व्याकरण अनुवाद में, कला समावेशित अधिगम, तीनों में मातृभाषा का इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रत्यक्ष वाले में नहीं होता है। ये मैं बता भी चुका हूँ आपको, बिना किसी मीडिएटर के यानी बिना मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए दो भाषाएं सीखी जाती हैं, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा, मातृभाषा को क्या किया जाता है, बाईपास किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया का सही क्रम है? ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए, जैसे प्रेषक है, फिर संदेश है, फिर चैनल है, फिर संग्रह है। सेकंड ऑप्शन है संदेश है, फिर प्रेषक है, फिर स्रोत है, फिर संग्रह है। तीसरा है स्रोत है, संदेश है, संग्रह है। चौथा है स्रोत, एनकोडिंग, संदेश, संग्रह, डिकोडिंग, संचार। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। सबसे पहले क्या होता है, स्रोत यानी सोर्स, सोर्स क्या करता है, फिर होती है इनकोडिंग यानी उस मैसेज जो भी आप भेजना चाह रहे हैं उसको लिखना यानी टाइप करना, फिर संदेश के रूप में उसको बनाना, फिर उसको क्या करना है भेजना, भेजने के बाद जो भी उसको संग्रह करेगा वो इसकी डिकोडिंग करेगा, फिर उसके बाद वो भी उसका फीडबैक देगा यानी संचार का इस्तेमाल करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो गया। प्रश्न नंबर 30 है, भाषा शिक्षण के रचनावादी उपागम में अध्यापक से क्या अपेक्षा की जाती है? शिक्षार्थी को पहले से ही मौजूद ज्ञान देना, नहीं ये तो इसका नहीं आंसर है। दूसरा है अपनी पाठचर्या सृजित करना, ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। शिक्षार्थियों को अपनी पाठ्य पुस्तक बनाने के लिए कहना, ये भी नहीं है। रचनावादी उपागम की बात की है, ध्यान रखिए। विद्यार्थियों को ज्ञान के निर्माण में अपने अनुभवों का प्रयोग करने में मदद करना, यही है रचनावादी उपागम, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। बहुत बहुत धन्यवाद।